हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका करियर कॉन्वेंट के यूट्यूब चैनल पर। और साथियों, आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं आईएसओ आईईएस 17025 क्लॉज 4 जनरल रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू द इम्पार्शियलिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। फ्रेंड्स, अगर आप टेस्टिंग लैबोरेटरी, कैलिब्रेशन लैब, क्वालिटी एश्योरेंस, मेट्रोलॉजी या फिर एनेबल एक्रीडिटेशन से रिलेटेड हैं, तो क्लॉज 4 समझना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लैब के पास हाईली एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट, कॉम्पिटेंट टेक्नीशियन और एक्सीलेंट टेस्टिंग मेथड होने के बाद भी अगर लैब इम्पार्शियलिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन नहीं करती हैं, तो उनकी क्रेडिबिलिटी पे यह क्वेश्चन मार्क होगा। क्लॉज 4 बेसिकली दो फंडामेंटल प्रिंसिपल पर बेस्ड है, इम्पार्शियलिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। तो चलिए प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझते हैं कि आखिर आईएसओ 17025 क्लॉज 4 एक्चुअली लैब से क्या एक्सपेक्ट करता है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव, इस वीडियो के बाद आप क्लियरली अंडरस्टैंड कर पाएंगे क्लॉज 4 के पर्पस और उसके स्ट्रक्चर को। आप इम्पार्शियलिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी के डिफरेंस को एक्सप्लेन कर पाएंगे। आप यह भी समझ पाएंगे कि रिस्क ऑफ इम्पार्शियलिटी क्या होते हैं और लैब को उनको कैसे कंट्रोल करना चाहिए। आपको इस बारे में भी पता चलेगा कि किस तरह से कस्टमर इंफॉर्मेशन और लैब एक्टिविटी के लिए कॉन्फिडेंशियलिटी को अप्लाई किया जाता है। आप यह भी समझेंगे कि एनएबीएल असेसमेंट के दौरान असेसर किस तरह के प्रैक्टिकल एविडेंसेस की डिमांड करता है। और आप क्लॉज 4 को एक सिंपल वर्केबल लैब मैनेजमेंट सिस्टम के रूप में समझ पाएंगे। क्लॉज 4 एट ए ग्लांस। क्लॉज 4 दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे बात करता है, जिसमें क्लॉज 4.1 इम्पार्शियलिटी की बात की जाती है और क्लॉज 4.2 में कॉन्फिडेंशियलिटी की बात की जाती है। क्लॉज 4 आईएसओ 17025 का फाउंडेशन है। याद रखिए, इम्पार्शियलिटी लैब के डिसीजन और रिजल्ट्स की क्रेडिबिलिटी को प्रोटेक्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ कॉन्फिडेंशियलिटी कस्टमर इंफॉर्मेशन और सेंसिटिव लैब इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है। अब एक सिंपल क्वेश्चन सोचिए, अगर लैब किसी कस्टमर के प्रेशर में आकर टेस्ट रिजल्ट चेंज कर दे, तो क्या वो रिजल्ट ट्रस्टवर्दी होंगे? ऑब्वियसली नो। और अगर लैब किसी कस्टमर का कॉन्फिडेंशियल टेस्ट रिपोर्ट उसके कंप्यूटर को शेयर कर दे, तो क्या कस्टमर लैब पर ट्रस्ट करेगा? आंसर है नो। इसलिए क्लॉज 4 लैब के लिए एक फाउंडेशन क्रिएट करता है। रिजल्ट टेक्निकली करेक्ट होने के साथ साथ इम्पार्शियल और कॉन्फिडेंशियल भी होने चाहिए। क्लॉज 4.1 इम्पार्शियलिटी। अब आते हैं क्लॉज 4.1 इम्पार्शियलिटी पर। देखिए, इम्पार्शियलिटी का सिंपल मीनिंग है लैब का जजमेंट किसी भी इनएप्रोप्रिएट प्रेशर, पर्सनल इंटरेस्ट या कॉन्फ्लिक्ट से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। लैब को अपनी एक्टिविटी इम्पार्शियली कंडक्ट करनी चाहिए और लैब का स्ट्रक्चर की इम्पार्शियलिटी सेफगार्ड रहे। मैनेजमेंट को कमिटमेंट ऑफ इम्पार्शियलिटी को डेमोन्स्ट्रेट करना होगा। मैनेजमेंट को यह इंश्योर करना होगा कि कमर्शियल, फाइनेंशियल या अन्य किसी भी प्रेशर की वजह से इम्पार्शियलिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। लैब को इम्पार्शियलिटी रिलेटेड रिस्क को समय समय पर आइडेंटिफाई करना होगा। इम्पार्शियलिटी के रिस्क डिफरेंट रीजन से क्रिएट हो सकते हैं, जैसे ऑनरशिप, गवर्नेंस, पर्सनल, सेल्स टारगेट, कस्टमर रिलेशनशिप, फाइनेंशियल इंटरेस्ट, इंसेंटिव्स या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वजह से। इसीलिए आईएसओ 17025 लैब से कहता है कि इम्पार्शियलिटी के रिस्क को आइडेंटिफाई करें और कंटिन्यूअसली मैनेज करें। क्लॉज 4.1 एक सिंपल की आइडियाज पे काम करता है, जो कहता है कैन एनीवन इन्फ्लुएंस द लैबोरेटरी रिजल्ट, टिपिकल रिस्क टू इम्पार्शियलिटी। अब क्वेश्चन है, लैब में इम्पार्शियलिटी का रिस्क एक्चुअली आता कहाँ से है? सबसे पहले जो रिस्क हो सकता है वो है फाइनेंशियल प्रेशर। फॉर एग्जांपल, अगर लैब का बिजनेस कस्टमर के वॉल्यूम पे हाईली डिपेंडेंट है, तो अनफेवरेबल रिजल्ट देने में प्रेशर आ सकता है। सेकंड प्रेशर है कस्टमर प्रेशर। कस्टमर कह सकता है, सर एक बार और टेस्ट कर दीजिए, इस बार रिजल्ट पास होना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, सपोज लैब एम्प्लॉय का कस्टमर के साथ पर्सनल रिलेशनशिप है, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा हो सकता है। इंटरनल प्रेशर, प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स या मैनेजमेंट लैब के टेक्निकल डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर सकती है। इंसेंटिव्स, अगर लैब पर्सनल को सिर्फ हाई पास परसेंटेज के बेसिस पे रिवॉर्ड किया जा रहा है, तो यह भी इम्पार्शियलिटी रिस्क क्रिएट कर सकता है। कंसल्टेंसी डिजाइन इन्वॉल्वमेंट, अगर कोई पर्सन किसी प्रोडक्ट के डिजाइन या डेवलपमेंट में डायरेक्टली इन्वॉल्व था और वही पर्सन उस प्रोडक्ट का इंडिपेंडेंट टेस्टिंग डिसीजन भी ले रहा है, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रिस्क पैदा हो सकता है। फिर रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिकल मॉडल, तो इम्पार्शियलिटी रिस्क को मैनेज कैसे करें? सिंपल 4 स्टेप मॉडल याद रखिए।
आइडेंटिफाई रिस्क, एनालाइज रिस्क, कंट्रोल रिस्क एंड मॉनिटर एंड रिव्यू। जी हाँ, आपको रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, रिस्क को एनालाइज करना है, रिस्क को कंट्रोल करना है और उसे टाइम बाउंड मैनर में मॉनिटर और रिव्यू करना है। आइए इसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। सपोज लैब एम्प्लॉय का किसी कस्टमर के एम्प्लॉय के साथ क्लोज पर्सनल रिलेशनशिप है। सबसे पहले इस कॉन्फ्लिक्ट को आइडेंटिफाई करना है, दूसरे कॉम्पिटेंट पर्सनल को असाइन करना है, इस डिसीजन को डॉक्यूमेंट करना है और डिसीजन की इफेक्टिवनेस को रेगुलरली मॉनिटर करना है। याद रखिए, लैब के लिए केवल रजिस्टर को बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, लैब को ये डेमोन्स्ट्रेट करना होगा कि वे किस तरह रिस्क को आइडेंटिफाई और कंट्रोल करते हैं। एविडेंसेस फॉर इम्पार्शियलिटी। अब आते हैं एक प्रैक्टिकल पॉइंट पर। एनएबीएल असेसर अगर पूछे शो मी योर एविडेंसेस ऑफ इम्पार्शियलिटी, तो लैब को क्या दिखाना चाहिए? लैब के पास इम्पार्शियलिटी पॉलिसी और कमिटमेंट स्टेटमेंट होना चाहिए। लैब के पास रिस्क असेसमेंट रजिस्टर और उसका पीरियोडिक रिव्यू के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। लैब को रेलिवेंट पर्सनल के लिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लेरेशन दिखाना चाहिए। लैब का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इस तरह से होना चाहिए कि वे लैब की इंडिपेंडेंस और अथॉरिटी को डेमोन्स्ट्रेट करें। लैब एम्प्लॉयज की रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर्ली असाइन होनी चाहिए, जिसमें यह क्लियरली डिफाइन होना चाहिए कि टेक्निकल डिसीजंस और रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट्स की अथॉरिटी किसकी है। आइडेंटिफाइड कॉन्फ्लिक्ट्स और एक्शन टेकन के रिकॉर्ड्स को एनएपीएल एक्सेसर को दिखाया जाना चाहिए। ट्रेनिंग अवेयरनेस सेशन जो कि इम्पार्शियलिटी के लिए लैब के एम्प्लॉयज को दिए गए हैं, उसके रिजल्ट्स को एनएबीएल एक्सेसर को दिखाना चाहिए। इम्पार्शियलिटी रिलेटेड जो इनपुट्स हैं और जो एक्शंस लिए गए हैं, वो सभी मैनेजमेंट रिव्यू में आने चाहिए और यह डॉक्यूमेंट भी एनएबीएल एक्सेसर को दिखाना चाहिए। याद रखिए, एक्सेसर पर्सन से क्वेश्चन भी पूछ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एनएबीएल असेसर के क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो सकते हैं। अगर कस्टमर आप पर टेस्ट रिजल्ट चेंज करने का प्रेशर डालता है तो आप क्या करेंगे? एक लैब एम्प्लॉय का प्रैक्टिकल आंसर भी सिस्टम की इफेक्टिवनेस को डेमोन्स्ट्रेट करेगा। अब हम क्लॉज 4.2 कॉन्फिडेंशियलिटी पर बात करेंगे। क्लॉज 4.2 कहता है कि लैब अपने द्वारा रिसीव की गई या फिर क्रिएट की गई इंफॉर्मेशन के लिए पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है। लैब को कस्टमर के द्वारा शेयर की इंफॉर्मेशन को पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन में जनरली ड्राइंग्स, कस्टमर स्पेसिफिकेशंस, टेस्ट सैंपल्स, मेथड्स, रिजल्ट्स, रिपोर्ट्स, कस्टमर डेटा और प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन आते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज सभी पे अप्लाई होता है, जैसे कि लैब पर्सनल पे, कॉन्ट्रैक्टर्स पे, कमेटी मेंबर्स पे और एक्सटर्नल पर्सनल जो कि लैब के बिहाफ पे काम कर रहे हैं। क्लॉज 4.2 यह भी कहता है कि इंफॉर्मेशन का एक्सेस पूरी तरह से कंट्रोल्ड होना चाहिए, लैब की डिफाइंड रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हिसाब से। सिंपल शब्दों में समझें तो क्लॉज 4.2 कहता है कि किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन जो लैब के पास है या लैब के द्वारा शेयर की जानी है, वो सभी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है और लैब को इंश्योर करना है कि इंफॉर्मेशन सिर्फ ऑथराइज पर्सन तक ही पहुंचे। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है राइट इंफॉर्मेशन टू बी शेयर्ड विद ओनली द राइट पर्सन एंड एट द राइट टाइम। व्हेन कैन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन बी डिस्क्लोज? आइए समझते हैं कि कब कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज किया जा सकता है। देखिए, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को केवल कुछ कंडीशन में ही डिस्क्लोज करने की परमिशन है, जैसे कस्टमर अप्रूव्ड डिस्क्लोजर। यदि कस्टमर ने आपको डिस्क्लोज करने के लिए ऑथराइज किया है, तो आप कस्टमर की इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर सकते हैं। लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, यदि लॉ ऑफ लैंड के हिसाब से या किसी लीगल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने आपसे इंफॉर्मेशन मांगी है, तो आप इस इंफॉर्मेशन को उनके साथ डिस्क्लोज कर सकते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल और एक्रीडेटेड ऑब्लिगेशंस, जहां पर कॉन्ट्रेक्चुअल या एक्रीडेशन ऑब्लिगेशन के हिसाब से डिस्क्लोजर को एप्लीकेबल माना गया है, वहां पे आप कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर सकते हैं। देखिए, जहां कहीं भी डिस्क्लोजर लीगली रिक्वायर्ड है, तो लैब को कस्टमर को इस बारे में इन्फॉर्म करना चाहिए, अनलेस प्रोहिबिटेड बाय लॉ। कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो कस्टमर के अलावा किसी अदर सोर्स से मिली है, तो लैब को इस तरह की इंफॉर्मेशन को भी केयरफुली हैंडल करना चाहिए और इन एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर से प्रोटेक्ट करना चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी इन द डिजिटल लैब्स। देखिए, आज लैब सिर्फ पेपर बेस्ड सिस्टम पे काम नहीं कर रही हैं। आज टेस्ट रिपोर्ट्स लैब इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू मैनेज होती हैं। लैब की इंफॉर्मेशन पासवर्ड, अकाउंट, वर्क स्टेशन कंट्रोल के थ्रू उनके यहाँ पे प्रोटेक्टेड होती है। लैब को यह इंश्योर करना होता है कि उसकी रिपोर्ट्स, रॉ डेटा और कस्टमर के डॉक्यूमेंट पूरी तरह से कंट्रोल्ड स्टोरेज में रहें।
ओवर द वेब टेस्ट या कैलिब्रेशन रिपोर्ट्स का सिक्योर ट्रांसमिशन हो। लैब को साथ ही साथ क्लाउड स्टोरेज या बैकअप के लिए भी डिफाइंड कंट्रोल्स को एस्टेब्लिश करना चाहिए। लैब को यह भी इंश्योर करना चाहिए कि डिस्पोजल ऑफ कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड्स या उनका रिटेंशन कब और कैसे किया जाए। लैब को यह भी इंश्योर करना चाहिए कि जब भी जरूरी हो तो फोटोग्राफी, यूएसबी डिवाइसेस और पर्सनल डिवाइसेस के यूजेस को रिस्ट्रिक्ट किया जाए या कंट्रोल किया जाए। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझिए। अगर लैब का टेक्नीशियन कस्टमर की रिपोर्ट्स एक्सेस करता है जबकि उसको उस डेटा की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो अननेसेसरी एक्सेस एक कॉन्फिडेंशियलिटी रिस्क क्रिएट कर सकता है। इसलिए सिंपल प्रिंसिपल है, राइट इन्फॉर्मेशन शुड बी एक्सेसिबल टू द राइट पर्सन फॉर द राइट पर्पस। कॉन्फिडेंशियलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पर्सनल। कॉन्फिडेंशियलिटी अल्टीमेटली एक पीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। लेबोरेटरी पर्सन को पता होना चाहिए कि कौन सी इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल है और किस इंफॉर्मेशन का उसे एक्सेस है। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑब्लिगेशंस एस्टेब्लिश होना चाहिए थ्रू लैब एम्प्लॉय के एम्प्लॉयमेंट टर्म्स, कॉन्ट्रैक्ट्स और अदर इनफोर्सेबल अरेंजमेंट्स के थ्रू। एक्सटर्नल पर्सनल या सर्विस प्रोवाइडर को भी रेलिवेंट कॉन्फिडेंशियल रिक्वायरमेंट को फॉलो करना चाहिए। पर्सन को ये पता होना चाहिए कि कभी भी अगर कोई रिपोर्ट एक्सीडेंटली डिस्क्लोज हो जाती है या अनऑथराइज एक्सेस होता है या सस्पेक्टेड इंफॉर्मेशन लीकेज होती है, तो उस कंडीशन में उसके लिए क्या प्रोटोकॉल्स हैं। ऐसी कंडीशन में जब कभी लैब एम्प्लॉय का रोल चेंज होता है या वो छोड़कर चले जाता है, उस कंडीशन में भी कॉन्फिडेंशियलिटी को रिव्यू करना चाहिए और एड्रेस करना चाहिए। याद रखिए, कॉन्फिडेंशियल सिस्टम रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज नॉट अ आईटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। लैब को इंसिडेंट्स को आइडेंटिफाई, रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेट और कंट्रोल करने का मैकेनिज्म एस्टेब्लिश करना चाहिए। और कॉन्फिडेंशियलिटी ऑब्लिगेशंस एम्प्लॉय की लेबोरेटरी छोड़ने के बाद भी रेलेवेंट हो सकते हैं। यह डिपेंड करता है एप्लीकेबल एग्रीमेंट्स और रिक्वायरमेंट्स पर। प्रैक्टिकल सिनेरियो, प्रैक्टिकल एग्जांपल की हेल्प से इम्पार्शियलिटी को समझते हैं। सपोज एक कस्टमर को अर्जेंटली अपने प्रोडक्ट की टेस्टिंग रिपोर्ट चाहिए, लेकिन उसकी जो रिपोर्ट है वो उसके द्वारा दिए गए स्पेसिफिकेशन से आउट है। इस कंडीशन में कस्टमर आपसे टेस्ट को रिपीट करने के लिए बोल सकता है जब तक कि उसका रिजल्ट ओके ना आ जाए। यहाँ पे जो रिस्क है वो है कि कस्टमर कमर्शियल प्रेशर की वजह से इम्पार्शियलिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। इस कंडीशन में लैब का एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? लैब को अप्रूव मेथड के हिसाब से और टेक्निकल रीजंस के बेस पे टेस्ट को रिपीट करना चाहिए, रिजल्ट्स को डॉक्यूमेंट करने चाहिए और रिपोर्ट को रिलीज करना चाहिए। लैब का ऑब्जेक्टिव कभी भी कस्टमर को खुश करना नहीं होना चाहिए। लैब का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि उसके द्वारा दिए गए टेस्ट रिजल्ट्स वैलिड होने चाहिए, इम्पार्शियल होने चाहिए और ट्रेसेबल होने चाहिए। यही क्लॉज 4.1 का एसेंस है। अब कॉन्फिडेंशियलिटी के एग्जाम्पल को समझते हैं। सपोज एक कंप्यूटर लेबोरेटरी एम्प्लॉय से कहता है, सर आपके पास कस्टमर का टेस्ट रिपोर्ट है, मुझे बेंचमार्किंग के लिए एक कॉपी दे दीजिए। एम्प्लॉय को क्या करना चाहिए? ऑब्वियसली रिपोर्ट को शेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि कस्टमर ने उसका ऑथराइजेशन नहीं दिया है। याद रखिए, इंफॉर्मेशन एक्सेस एंड डिस्क्लोजर हमेशा कस्टमर ऑथराइजेशन, लीगल रिक्वायरमेंट्स और लैब के कॉन्फिडेंशियलिटी अरेंजमेंट्स के हिसाब से ही होने चाहिए। याद रखिए, ट्रस्ट टेक्स ईयर टू बिल्ड बट वन कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच कैन डैमेज इट वेरी क्विकली। अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे। एनेबल असेसर क्लॉज 4 असेसमेंट के टाइम पे क्या देखता है? द लेबोरेटरी एक्सप्लेन इट्स इम्पार्शियलिटी रिस्क। क्या रिस्क असेसमेंट एक्चुअली लेबोरेटरी एक्टिविटी से कनेक्टेड है? क्या रिस्क असेसमेंट रियल है और लैब एक्टिविटी से स्पेसिफिक है? क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आइडेंटिफाई और कंट्रोल किए गए हैं? क्या लैब पर्सनल को बताया गया है कि उन्हें इम्पार्शियलिटी को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है? क्या कस्टमर और लैब की इंफॉर्मेशन का सिस्टम कंट्रोल और डिफाइंड है? क्या लैब यह डेमोन्स्ट्रेट कर सकती है कि वो किस तरह से लीगली रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर्स को हैंडल करती है? क्या ब्रीचेस को रिकॉर्ड, इन्वेस्टिगेट और उस पे लिए गए एक्शंस को रिकॉर्ड और मेंटेन किया है? क्या मैनेजमेंट रिव्यू के दौरान क्लॉज 4 के रिस्क और इम्प्रूवमेंट एक्टिविटीज को देखा गया है? क्लॉज 4 इम्प्लीमेंटेशन रोड मैप। आप अपनी लैब में क्लॉज 4 इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो सिंपली 6 स्टेप रोड मैप फॉलो कर सकते हैं। स्टेप 1, डिफाइन पॉलिसी। इम्पार्शियलिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी के कमिटमेंट्स क्लियरली डिफाइन कीजिए। मैप रिस्क, लैब एक्टिविटीज के बेसिस पर रिस्क को आइडेंटिफाई कीजिए। असाइन कंट्रोल्स, हर सिग्निफिकेंट रिस्क के लिए प्रिवेंटिव या करेक्टिव कंट्रोल्स को डिफाइन कीजिए। स्टेप 4, ट्रेन पीपल। पर्सनल को सिर्फ पॉलिसी डिस्ट्रीब्यूट मत कीजिए, उनको एक्सप्लेन कीजिए। स्टेप 5,
रिस्क असेसमेंट, डिक्लेरेशन, ट्रेनिंग, इंसिडेंट्स और एक्शंस का ऑब्जेक्टिव एविडेंस रखिए। स्टेप 6 रिव्यू। पीरियोडिक रिव्यू कीजिए और चेक कीजिए कि कंट्रोल्स एक्चुअली इफेक्टिव हैं या नहीं। क्विक ऑडिट चेक शीट। चलिए क्विक सेल्फ ऑडिट करते हैं। क्या लैब के पास इम्पार्शियलिटी पॉलिसी है? क्या इम्पार्शियलिटी रिस्क को आइडेंटिफाई और पीरियडिकली रिव्यू किया गया है? क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को डिक्लेयर और कंट्रोल किया गया है? क्या लैब पर्सनल को इम्पार्शियलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताया गया है? क्या कस्टमर इंफॉर्मेशन को किस तरह से आइडेंटिफाई करना है और प्रोटेक्ट करना है, इसके प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं? क्या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एक्सेस के कंट्रोल मैकेनिज्म को स्टैब्लिश किया गया है? क्या डिस्क्लोजर रूल्स को डिफाइन किया गया है और उनको प्रॉपर्ली फॉलो किया गया है? कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच को किस तरह से हैंडल और डॉक्यूमेंटेड किया गया है? और क्या क्लॉज फॉर इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव एविडेंस को रिटेन किया गया है? तो फ्रेंड्स, आज के डिस्कशन से 3 इंपॉर्टेंट टेकअवेज आए हैं। इम्पार्शियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी और एविडेंसेस। इम्पार्शियलिटी इज एसेंशियल फॉर ट्रस्टवर्थी लैब्स रिजल्ट्स। लैब को इम्पार्शियलिटी रिस्क को आइडेंटिफाई और कंट्रोल करना चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोटेक्ट कस्टमर एंड इन्फॉर्मेशन। एविडेंसेस, लैब को इम्पार्शियलिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी से लिए गए रिस्क को आइडेंटिफाई करना चाहिए, उस पर एक्शंस लेना चाहिए और रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को रिटेन करना चाहिए। याद रखिए, क्लॉज 4 लैब की क्रेडिबिलिटी और ट्रस्टवर्थीनेस को प्रोटेक्ट करता है। लैब के लिए इम्पार्शियलिटी का सिंपल मीनिंग है कि उसे डिसीजंस और रिजल्ट्स को कभी भी किसी भी कंडीशन में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। लैब के लिए कॉन्फिडेंशियलिटी का सिंपल मीनिंग है कि उसे यह ध्यान रखना चाहिए कि उसकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर से प्रोटेक्टेड है। याद रखिए कि एक लैब रिस्क बेस्ड कंट्रोल्स और ऑब्जेक्टिव एविडेंसेस के बेस पर ही इन प्रिंसिपल्स को डेमोन्स्ट्रेट कर सकती है। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक क्लॉज 5 स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट पे बात करेंगे। हम देखेंगे लैब के लीगल स्टेटस को, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को। सो अगर आप एनएबीएल एक्रेडिटेशन को प्रैक्टिकली समझना चाहते हैं तो करियर कॉन्वेंट को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको आईएसओ 17025 क्लॉज 4 इम्पार्शियलिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने क्वालिटी लैब और मेट्रोलॉजी प्रोफेशनल्स के साथ शेयर कीजिए और करियर कॉन्वेंट को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। तो इसी के साथ आज के इस डिस्कशन को मैं क्लोज करता हूँ। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू वॉचिंग करियर कॉन्वेंट। जय हिंद।